अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं भारत के हवाले से। जी हां, इंडिया के हवाले से। आपको बताएं कि इंडिया में हो ये रहा है कि ऑयल की जो कीमतें हैं, पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। और ये भी देखने में आया है कि 14 बार अभी हालिया दिनों में 1 लीटर की जो कीमत है वो 105.14 रुपये हो गई है 14 बार बढ़ाने के बाद। और डीजल की कीमत फ़ी लीटर 93.87 पैसे हो गई है। अच्छा जी, मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो है वो 111.09 रुपये, जबकि डीजल की कीमत फ़ी लीटर 101.78 है। सितंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर अब तक पेट्रोल की कीमतों को 14 मरतबा तब्दील किया गया है। यानी अभी एक महीना भी नहीं हुआ है कि 14 दफ़ा हम ये देख चुके हैं, 14 बार हम ये देख चुके हैं कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बार बार बदली गई हैं। और जितनी बार बदली गई हैं बढ़ाई ही गई हैं। और इस पर बहुत सारे लोग हमें बहुत एहतजाज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, नाखुश भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए कि जब खत्ते में दीगर ममालिक में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो मुख्तलिफ ममालिक को ये इजाफा करना पड़ता है। हाँ, अलबत्ता इस पर बहुत सारे दीगर ममालिक की तरह भारत के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी रद्द-ए-अमल हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिएक्शन जो है वो हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रिएक्शन पर भी हम बात करेंगे कि इससे कुछ बनने वाला है, नहीं बनने वाला है। और साथ ही साथ अभी हमें आपको बताना ये भी है कि भारतीय रियासत शिमाली पंजाब जो है, वहाँ पर किसानों ने धान की फसल की कटाई के बाद रह जाने वाले जो संबू होते हैं, समझ लें कि जो जड़ें होती हैं धान की फसल की, उनकी कटाई शुरू कर दी है। क्योंकि ज़ाहिर है वो यहाँ से ये जड़ें निकालेंगे इस ज़मीन के अंदर से जो आपको दिखाई दे रही है, तभी वो कोई और फसल जो है वो यहाँ पर काश्त कर पाएंगे, बो सकेंगे। अब हुआ यह है कि भारतीय हुकूमत ने ये जो आग लगाने का अमल है इस पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी क्यों लगाई है? पाबंदी इसलिए लगाई है कि जी इससे स्मोग पैदा होती है, एक धुआं सा जो आपको फ़ज़ा में दिखाई देता है, जिससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग जिनको एलर्जी का इशू रहता है, उनकी एलर्जी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फ़ज़ा में आलूदगी बढ़ जाती है, इससे बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं। ख़ास तौर पर सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पाबंदी तो लगा दी गई है भारतीय हुकूमत की जानिब से, लेकिन किसान ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जी अगर हम आग नहीं लगाएंगे तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन जड़ों को ख़त्म करना। और तरीके हैं हमारे पास, लेकिन वो तरीके बहुत ज़्यादा महंगे हैं, वो तरीके हम नहीं अपना सकते हैं। अच्छा जी, शिमाली पंजाब के ज़िला बठिंडा में सरकारी हुकाम ने किसानों को कायल करने की कोशिश की है, लेकिन किसानों ने धान के रह जाने वाले मिड्ढों को आग लगा दी है, जिससे इलाके में धुआं फैल चुका है। नाज़रीन, मौसम सरमा में किसान नई फसल की काश्त से पहले ज़मीन की तैयारी के लिए धान की जड़ों को, ये कोई नई बात नहीं है कि अभी आग लगा रहे हैं, ऐसा हर साल होता है। यहाँ ज़मीनों में लगने वाली आग और उससे उठने वाले धुएं के बादल फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे का सबब बनते हैं और शिमाली भारत में स्मोक की चादर जो है वो तन जाती है। और नाज़रीन, ये स्मोक की चादर जो है ये भारत तक ही नहीं रहती है, ये पाकिस्तान में भी आ जाती है, पाकिस्तान में भी पहुंच जाती है। पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में हमें ये धुंध जो है, ये धुआं जो है मुज़र सेहत ये दिखाई देता है। और फिर इसका कोई अभी इलाज भी नहीं है, माहिर यही कहते हैं, माहिरीन का यही कहना है। बहरहाल जी, माहिरीन की बात हुई है तो नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनसे बात करेंगे कि कितना नुकसानदेह हो सकता है ये स्मोग जो भारत से ट्रैवल करता है यहाँ आता है। और पाकिस्तान के भी बहुत सारे इलाकों में ऐसी आग लगाई जाती है इनकी जड़ों को ख़त्म करने के लिए। कितनी नुकसानदेह है, कैसे इससे बचा जा सकता है, ये सारी डिटेल हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। उठ के पुरचीद का सामाने सफर ताजा करें, नफसे सोख्ताए शाम सहर ताजा करें।
ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निजाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमन नहीं हैं, तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है। लिहाजा आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतुल लिल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन। मैं जो आज बात करना चाहता हूँ वो अपनी कौम के नौजवानों से करना चाहता हूँ। 625 में 313 लोग होते हैं जंग बदर में, और 636 में और 27 में 2 सुपर पावर 11 और 12 साल में घुटने टेक देती हैं उनके सामने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत थे जो ये इनकलाब लेके आए। 2 असूल थे, एक तो उनकी पर्सनालिटी थी और दूसरा मदीना की रियासत थी जो उनकी सुन्नत थी। तो तब मुझे समझ आया कि क्यों अल्लाह में हुक्म देता है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो। वही 2 रास्ते हैं, एक तबाही का रास्ता है, एक अज़मत का रास्ता है। सब इंसानों के लिए रहमत लेके आए थे। रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे वो, ह्यूमन और मटीरियल का, इंसानियत का एक तरफ है और एक तरफ जो पैसे की पूजा करने वाले लोग हैं। दो तर्ज जिंदगी, यानी जो 2 चीज़ें थी, इंसानियत का निज़ाम और इंसाफ का निज़ाम, ये 2 बुनियादें रखी उन्होंने मदीना की रियासत में। जब से आप पैदा हुए, जब तक कब्र में नहीं जाते, तालीम हासिल करो, तालीम के पीछे जाओ। कि हमारी सारी कौम इश्क करती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम इश्क करते हैं उनसे, लेकिन उनकी ज़िंदगी की जो हुक्म है कुरान में कि उनकी सुन्नत अपनी ज़िंदगी के ऊपर लागू करो, वो तो करें। अल्लाह हमें इसलिए हुक्म कर रहा है कि अगर आप मदीना की रियासत के उसूलों पे अपने मुल्क को खड़ा करोगे तो आपका मुल्क उठ जाएगा। वेलकम बैक जी। और प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ उस सारी सूरत हाल की जो भारत में पैदा हो चुकी है। पैदा क्या हुई है सूरत हाल, ये हमने आपको थोड़ा आगाह किया। एक बार फिर से आपके लिए दोहराए देते हैं। हो ये रहा है कि धान की फसल जब काट लेते हैं वहाँ पर किसान तो हमेशा उसकी जड़ों को ख़त्म करने के लिए उसको आग लगा देते हैं। अब इस आग के लगाने से सितंबर के महीने से हम देखते हैं कि फ़ज़ा में कुछ धुआं सा कुछ स्मोग दिखाई देने लगता है। ये जो स्मोग है कि सांस की बीमारियाँ पैदा करता है, एलर्जी के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत बन जाता है। फ़ज़ाई आलूगी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत सारी और बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं। इससे बचने के लिए बहुत एफ़र्ट्स की जा रही हैं। सबसे ज़्यादा कोशिश यही होती है कि धान की इन जड़ों को आग ही ना लगाई जाए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। भारतीय किसान ये बात मानने को तैयार नहीं है भारत के अंदर। अब इसके क्या नताइज भुगतना पड़ सकते हैं भारत को, और फिर ख़ासतौर पर हम जो के पड़ोसी मुल्क हैं, लाहौर तक तो ये आ जाता है स्मोक, वहाँ से हमें क्या इसके नताइज भुगतना पड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। नेशनल क्लाइमेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट डॉक्टर गुलाम रसूल साहब। इनके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साबिक डीजी भी रहे हैं। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर गुलाम रसूल साहब। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो बहुत माजरत, आपको खासा तवील इंतज़ार करना पड़ा कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। सर बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। ये फरमा दीजिएगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है जिस पर हम बात कर रहे हैं। हर साल हमें ये सिचुएशन जो है ये देखना पड़ती है। पहले तो मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वालों को ज़रा ये बता दीजिएगा कि कितना नुकसानदेह है ये स्मोक जो धान की इन जड़ों को आग लगाने के बायस पैदा होता है। जी आपने बहुत बर वक्त इस प्रोग्राम को रखा क्योंकि मौसम सरमा का आगाज़ हो रहा है और उसके साथ साथ
धुंध का सीजन जो है वो भी शुरू हो जाएगा। धान की फसल जो है वो इस वक्त कट रही है, और धान की फसल का जो ग्रेन अलग करने के बाद पराली बचती है, उसको किसान तल्फ करने के लिए जलाते हैं। ये अमल जो है ये पाकिस्तान में भी होता है, पाकिस्तान के पंजाब के हिस्से में, और इंडिया में भी होता है। और उसकी वजह से फिर जिस वक्त धुआं फिजा में मुअल्लक होता है, उसके ऊपर फॉग बनती है, तो वो स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर जाती है। इसमें जो बड़ी खतरनाक चीज है वो जब गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और ईंटों के भट्टों से निकलने वाला धुआं और उसके बाद इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं शामिल हो जाता है, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जहरीली गैसेस हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जब ये शामिल हो जाती हैं तो वो फॉग जो है ये स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बड़ी मुज़र है। बहुत सारे हादसा भी हो रहे होते हैं ना सर इसकी वजह से, जैसे हम देखते हैं कि फोग की वजह से होते हैं, उससे स्मोक भी इतनी गहरी अब चादर बिछा देती है कि बाज़ औक़ात तो चीज़ें ही नज़र नहीं आ रही होती। अच्छा ये बता दीजिएगा कि कोई और तरीका जो है वो यहाँ पर भारत के अंदर अगर हम ख़ास तौर पर बात करें तो किसान अपनाने को तैयार नहीं हैं, कहना उनका यह है कि और तरीके बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जितने ममालिक भी इससे मुतासिर हो रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो भारत है, चाहे वो पाकिस्तान है या इर्द गिर्द के और ममालिक हैं, उनको कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए या अपने किसानों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, राग़िब करना चाहिए, ऐसे तरीक़ों को सस्ता बनाना चाहिए ताकि सारी सिचुएशन से बचा जा सके? फिर एक और चीज़ जो मैं आपसे लाज़मन पूछना चाहूँगी कि हमारे जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, ख़ास तौर पर जो भारत से करीब हैं, उनके पंजाब के साथ लगते हैं, वहाँ पर भी स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमारे लाहौर शहर के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम भारत से कुछ इक़दाम कर सकते हैं कि जी इसको रोकें आप? जी, इसमें काफ़ी एफर्ट्स की गई कि दोनों मुल्क जो हैं ये आपस में मिल के, आपको याद होगा शहबाज शरीफ के ज़माने में भी ये एफर्ट हुई, और उसके बाद फिर साइंटिफिक कम्युनिटीज़ जो हैं इंटरनेशनल, उन्होंने भी काफ़ी प्रेस करने की कोशिश की, मगर इंडिया की जो सरगर्मी है वो आड़े आती है। इंडिया जो है वो इसमें एक्टिव रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बहुत सारे, ये जो धान की फसल की पराली जलाते हैं किसान खेतों में, ये इस पराली को जलाने की बजाय इसकी बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं, जो कि किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। किसान मजबूर हैं कि उन्होंने आगे गंदम की काश्त करनी होती है, और वो जल्दी से जल्दी अपने खेतों को खाली करना चाहते हैं। तो अगर वो क्रॉप का जो मैं पराली की बात कर रहा हूँ, अगर उसकी बाई प्रोडक्ट्स बनाई जाएं, उससे गत्ता बनता है, उसके कागज़ बनता है, उसकी आजकल तो टाइलें बनना शुरू हो गई हैं, जो इस तरह की वैल्यू एडिशन करके तो हम किसान को राग़िब कर सकते हैं कि वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे। इंडिविजुअल किसान जो है वो इनफरादी तौर पे तो नहीं कर सकता, मगर अगर किसानों की यूनियंस हों और किसानों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हों, वो मिलके उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे, टेक्नोलॉजी फ्राहम करे। गुलाम रसूल साहब, अब किसानों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, उन्हें बताने की ज़रूरत है कि आप जिस चीज़ को आग लगा रहे हैं उससे बाय प्रोडक्ट्स भी बन सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, आप इससे भी पैसा कमा सकते हैं। इसमें तो चलिए गुलाम रसूल साहब बड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन अभी बहुत सारे शहरों में भी हम देख रहे हैं हल्की हल्का स्मोक जो है वो हमें दिखाई देता है। अब इसका कुछ इलाज कुछ और हो सकता है? किसानों को इससे रोका तो जाए, वो तो पता नहीं कब होगा नहीं होगा, भारत में तो रुकने को तैयार नहीं है। क्या बहुत ज़्यादा दरख्त वाले इलाकों में भी नज़र आता है, बहुत सारी ग्रीनरी वाले इलाकों में भी ये नज़र आता है, तो फिर हल क्या है सर इसका? हाँ, देखिए दरख्त जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं, मगर ये इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में हो जाती है कि ये दरख्तों की एब्जॉर्प्शन से भी बढ़ जाती है। तो अब लम्हा फिक्रिया तो ये है कि किसान भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की कोशिश करे। भट्टों की सूरत, ईंटों के भट्टे जो हैं वो तो ऑलरेडी जिगजैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हो गए हैं पंजाब में, और बहुत सारे जो नए लग रहे हैं उनको भी गवर्नमेंट ने ये पाबंद कर दिया कि वो जिगजैग टेक्नोलॉजी को फॉलो करेंगे।
जिगजैग टेक्नोलॉजी से धुआं जो है वो कम खर्च होता है। तो जो किसान हैं इनको अब पाबंद करने की ज़रूरत है कि इसको जलाएं ना, बल्कि इससे इस्तेफादा करें। इसको ठीक है, अगर ये वो वाहिद हल आप ये समझते हैं कि जिससे इस चीज़ से बचा जा सकता है वो यही है कि किसानों को कायल किया जाए, किसानों को या मजबूर किया जाए कि भाई जस्ट स्टॉप इट, आप इसको मज़ीद ना जलाएं, क्योंकि इससे इंसानी ज़िंदगियां जो हैं वो दाव पर लग रही हैं। बहुत सारे लोग, जैसे एलर्जी का मसला जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, उनके लिए सांस लेना बेचारों के लिए मसला हो जाता है। सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी। तो खुदारा दूसरों के बच्चों का भी सोचें ऐसा करने से पहले, और इसमें आपका फ़ायदा, आप इससे बहुत सारी बाय प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज़ को देके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। डॉक्टर गुलाम रसूल साहब, आप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साबिक डीजी रहे हैं, हमें आगाह कर रहे थे स्मोक के हवाले से कितने से नुकसान हो सकता है, फिर इस नुकसान से बचा कैसे जा सकता है। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम रसूल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें अपना वक्त देने के लिए। भारत के हवाले से जी हम बात कर रहे थे, कितना बड़ा नुकसान स्मोक से हो सकता है और इस नुकसान से बचने का तरीक़ाकार क्या है। उसी तरीक़ाकार का इख्तियार करने के लिए भारतीय हुकूमत वहाँ के किसानों से कह रही है, लेकिन आपको पता है कि किसान कुछ कवानीन को लेकर भी बहुत सारे नाला हैं, नाराज़ हैं। वैसे तो शायद वो भारतीय हुकूमत की बात सुन लेते, अब वो किसी सूरत में सुनने को तैयार नहीं। उन्हें लगता है कि ठीक है जी, इससे मोदी सरकार टीज़ हो रही है और टीज़ करें इसको, क्योंकि उन्होंने, किसानों को ये लगता है कि मोदी सरकार ने उनको बहुत ज़्यादा तंग किया। बहरहाल जी, अब हमें एक बड़ी बैठक की बात करनी है। ये बड़ी बैठक, ये मीटिंग हो रही है सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरमान और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन के दरमियान, और ये बड़ी बैठक हुई है वाशिंगटन में। जब अमेरिका की बात होती है, सऊदी अरब की बात होती है, तो कौन नहीं जानता है कि इनके ताल्लुकात आपस में हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। अच्छा, ये जो मुलाकात हुई है जिसके मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं वाशिंगटन में, इस मुलाकात के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि अमरीका सऊदी अरब के दिफा के लिए पुरअज़्म है। ब्लिंकन का कहना यह भी था कि अमेरिका और सऊदी अरब की दोस्ती और शराकतदारी हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने सऊदी अरब पर हौसी बागियों के हमलों पर तबादला ख्याल किया, जो सऊदीया के लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, और ये भी तबादला ख्याल हुआ है कि फिर इस मसले का देरपा हल क्या है, इससे कैसे निपटा जा सकता है। आपको बताएं कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने मुलाकात में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी बातचीत की है। दोनों मुल्कों ने अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के क़याम की अहमियत पर जोर दिया है। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई मसाइल पर भी बात हुई है। ब्लिंकन का कहना था कि दोनों मुल्क मिलकर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, जिनमें मौसमियाती तग़य्युरात से लेकर यमन और ईरान के मसाइल तक सब कुछ शामिल है। नाज़रीन, सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि रियाद और वाशिंगटन इलाकाई और आलमी उमूर पर एक दूसरे से ताउन करते हैं। शहज़ादा फैसल बिन फरमान का कहना था कि हम मुलाकात में इलाकाई तनाज़ात समेत मौसमियाती तग़य्युरात, तवानाई और वबा जैसे अहम मसाइल पर बातचीत करेंगे। यमन जंग में हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है और यहाँ बहुत बड़ा इंसानी बहरान जारी है। नाज़रीन, 2016 में सऊदी अरब और ईरान के सफ़ारती ताल्लुकात मुनक़ता हो गए थे, ताहम इस साल दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को हल करने के लिए मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। किस नहज पर हैं, कहाँ तक पहुँचे, अमरीका इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है, इस सब पर भी आज की इस बैठक में बात हुई है। इसी अहम मुलाकात पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया है अहम शख्सियत को। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं फैज़ुर रहमान साहब, अमेरिका से बराह रास्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ुर रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम आसमा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फैज़ साहब, आप हमेशा की तरह हमारी रिक्वेस्ट पर, हमारी दरख्वास्त पर हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं। फैज़ साहब, आज माफ़ कीजिएगा, ये जो इतनी अहम मुलाकात हुई है दोनों ममालिक के दरमियान, इसमें बड़े अहम मामलात जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। हौसी बागियों के हमले हों, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम को लेकर बात हुई है, मौसमी तग़य्युरात पर बात हुई है, यमन को लेकर बात हुई है, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। मैं ये चाहूँगी कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर भी कुछ आप फरमाइएगा, और फिर ये जो आज होने वाली मुलाकात है ये किस तरह से आलमी तौर पर, ख़ास तौर पर ख़ित्ते को लेकर, ख़ित्ते की सूरत हाल पर किस हद तक असर अंदाज हो सकती है, कहीं कुछ बेहतरी आती हुई देखेंगे ख़ित्ते में आप इस मुलाकात के बाद? सर आसमा, बहुत सही आपने फरमाया है कि बहुत ही कसीरुल जहत मुलाकात है, कई इसकी जहतें हैं, और उसमें एक चीज़ मत भूलिए कि ख़ुद जो तालिबान का मामला है वो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा उसका ज़िक्र नहीं आया, लेकिन वो भी एक अहम मौजू था इस मीटिंग में, और ज़ाहिर है कि उससे हमारे अपने रीजन का, ख़ुसूसन पाकिस्तान का भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अच्छा, इसका थोड़ा सा पस मंज़र ये है कि जब ट्रंप साहब आए थे तो ट्रंप और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी, और आपने देखा कि ट्रंप ने कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ से लिए,
अपनी इकोनॉमी के लिए, खुद पर्सनल बहुत से फ़ायदे उठाए, लेकिन साथ-साथ उन्होंने उसको उनकी बहुत सी बातों से सरफ़ नज़र किया। उसी दौरान हमारे नाज़रीन को ये भी याद होगा कि जो खशोगी के जो सहाफ़ी हैं, उनका जो कत्ल हुआ और उसके बाद जो बरह रास्त इल्ज़ाम लगाया गया था शहज़ादा सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान पर, तो वो भी एक बहुत एक अहम टॉपिक था। और अभी फ़ॉरेन मिनिस्टर के आने से कुछ महीने पहले जो बहुत बड़ा हाई प्रोफ़ाइल विज़िट हुआ था, वो जो मोहम्मद बिन सलमान के अपने छोटे भाई हैं, उन्होंने आकर यहाँ व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी और ये कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि इस मामले पर ज़रा थोड़ा-सा हल्का हाथ रखा जाए। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हरगिज़ इस मूड में नहीं है कि जो क्योंकि इनका डेमोक्रेट्स का ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और आप ये देखिए कि तमाम जितने भी एलामिये सामने आए हैं व्हाइट हाउस से और स्टेट डिपार्टमेंट से, उन तमाम में जो आखिरी लाइन है वो यही है कि ह्यूमन राइट्स पर भी बात हुई है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है सऊदी अरब पर कई हवालों से। ईरान का मामला आप देखिए कि ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और सऊदी अरब इज़ द लास्ट कंट्री। फैज साहब मैं इसी पे पूछना ये चाह रही थी, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, बड़ा एक अहम ये मामला है सऊदी अरब के लिए, अमेरिका के लिए भी, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इसमें इस जहत पर बात करें कि क्या ईरान इसको किस तरह से ले सकता है कि दोनों ममालिक जब बैठ रहे हैं, उनकी बैठक हो रही है, तो उसमें इस तरह से ईरान के हवाले से बात हो रही है, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बात हो रही है, कुछ पॉजिटिविटी दिखाई जाएगी ईरान की जानिब से कि ओके जी अगर डिस्कस हो रहा है तो कुछ ना कुछ बेहतरी चाह रहे हैं ये लोग, या ईरान को इसको इस तरह से ले सकता है कि तो फिर मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, शायद दोनों ममालिक मिलकर कर रहे हैं। बहुत अहम पहलू की तरफ आपने निशानदेही की है और ऐसा हुआ ही है कि खुद यहाँ वज़ीर ख़ारजा सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस बात का जिक्र किया कि ईरान से और उनके मुल्क के मुज़ाकरात जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव सिम्त में जा रहे हैं। तो इसका मतलब वही है जैसे कि आपने फरमाया कि अगर ऐसे कोई फ़ियर्स, ऐसे कोई कंसर्न्स अगर ईरान की जानिब से हैं इस हवाले से, इनके इस विज़िट के हवाले से, तो उसको थोड़ा-सा कम करने की कोशिश की गई है और ये बताया गया है कि ठीक है हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। और आई थिंक कि मेरा ख़्याल है कि ईरान को भी देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है ख़ुसूसन जो अफ़गानिस्तान का जो वाक़या है ना, बहुत बड़ा वाक़या है पूरे आलमी तनाज़ुर में। तो जब यहाँ से निकले हैं तो फिर अब बाइडेन साहब को ज़ाहिर है कि जितने भी रीजनल प्लेयर्स हैं और ईरान एक बहुत अहम मुल्क है, उसको वहाँ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इन तमाम रीजनल प्लेयर्स को साथ लेने की और साथ लेकर चलने की ज़रूरत है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जो कि ख़ुद अपनी मकबूलियत के इंतहाई लोवेस्ट ग्राफ पर चल रहा है, बहुत ज़्यादा गैर मकबूल हो गए हैं अफ़गानिस्तान से निकला के बाद, तो उनकी कोशिश ये है कि कोई इस तरह से मामलात वहाँ किए जाएँ, पुट टुगेदर किए जाएँ कि चीज़ें आगे बढ़ें और जो अमेरिका की जो इसमें एक वो ये कहना चाहिए कि नाक रगड़ी गई है इस पूरे मामले में, वहाँ से कैसे ये लोग उसको एक बेसिकली सिचुएशन को बचाकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ईरान के ख़दशात हमेशा रहेंगे। ईरान और ज़ाहिर सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से कोई बहुत ज़्यादा काबिल रश्क नहीं रहे हैं। अमेरिका के ताल्लुकात आपको मालूम है, आप आज तक इनके साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है यहाँ पर, वो दोनों में एक बीच का एक किरदार अदा करती है, गो बिटवीन द ईरानियंस एंड द अमेरिकन्स। तो पाकिस्तान का इसमें एक अहम रोल है बहरहाल। तो बैक टू योर क्वेश्चन, वो कंसर्न्स वो रहेंगे, लेकिन उन कंसर्न्स को इस पूरे उसमें देखा जाएगा ईरान में भी कि यहाँ पर जो बातें हुई हैं वो किस हवाले से हुई हैं और उसमें तालिबान का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक पहलू होगा जो ज़रूर डिस्कस हुआ होगा और जिसके आप आइंदा कुछ नताइज देखेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि सऊदियों की तरफ से यही ज़ोर दिया जा रहा होगा कि यहाँ पर अफ़गानिस्तान में अगर आप कुछ अगर इस्तेहकाम चाहते हैं तो इस वक्त जो करंट सेटअप है उनसे आपको कुछ बातचीत करना पड़ेगी। ठीक है जी, बातचीत करना पड़ेगी। अच्छा फैज साहब, एक और चीज़ जिस पर बात हुई है और सऊदिया के लिए उस पर बात करना यकीनन बड़ा अहम है, ज़रूरी भी था। मैं बात कर रही हूँ यमन तनाज़े की। आपको लगता है कि सिर्फ ये एक बैठक काफ़ी है, इसमें डिस्कशन कर लेने से एक इतना बड़ा मामला जो है, कितना बड़ा मसला जो है यमन का, उसका कोई हल निकल आएगा? इसके लिए तो बहुत सारी बैठकें, बहुत सारे मुज़ाकरात, बहुत सारी चीज़ें होना चाहिए हैं। तो बस इसको यहाँ डिस्कस कर लिया जाना, इज़ इट इनफ, आप समझते हैं? जी देखिए आसमा, इसमें ये देखना ये चाहिए कि इस वक्त अमेरिका का अगेन जो आप ये हैरत की बात ये है
कि ट्रंप पर डेमोक्रेट्स ने भी बहुत ज़बरदस्त तनकीद की हुई थी और दुनिया में भी बहुत ज़बरदस्त तनकीद हो रही थी उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी पर। लेकिन इस वक्त जो बाइडेन की फ़ॉरेन पॉलिसी है वो उसी सिमत में जा रही है। उन्होंने कोई भी ऐसी मेजर चीज़ अब तक अंडू नहीं की सिवाय चंद चीज़ों क्लाइमेट वारा के हवाले से, यस। लेकिन अब इस वक्त बाइडेन की भी कोशिश ये है कि अपने आप को दुनिया के तनाज़ा से निकाला जाए। और यमन इस वक्त इनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, इनके ज़मीर पर भी बहुत बड़ा बोझ है कि वहाँ जिस तरह से कहत आया और जिस तरह से वहाँ एक जो बर्बादी हो रही है ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर, उसमें अमेरिका को लोग बिल्कुल शरीक समझ रहे हैं। और यही इनका कंसर्न है सऊदियों का कि अगर अमेरिका वहाँ से और कह चुके हैं ये लोग कि हम इनकी सपोर्ट अब नहीं करेंगे, तो अमेरिका खुद ये चाहता है कि उस मामले को जल्द से जल्द एक किसी हल की तरफ बढ़ाया जाए। लेकिन जो सऊदियों के जो कंसर्न्स हैं उसको सामने रखते हुए जो इनकी वन ऑन वन मीटिंग हुई बाकायदा अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के साथ, तो उसमें क्या चीज़ें ज़ेर बहस आईं हम ये तो नहीं जानते। लेकिन ये यमन पे यही बात होगी कि अमेरिका ने हाथ उठा लिया है वहाँ से, और अगर अमेरिका ने पूरा हाथ उठा लिया तो फिर सऊदियों के लिए उस तनाज़े को सस्टेन करना फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम would not be possible. मुश्किल हो सकता है सऊदीया के लिए अगर अमेरिका मुकम्मल तौर पर हाथ उठा लेता है। बहुत शुक्रिया फैज़ुर रहमान साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यूएस से बराह रास्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर, आपके हमारे शो के लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ना है प्रोग्राम में। अमेरिका के हवाले से बात हुई है, सऊदीया से जो मामला चल रहे हैं, जो डिस्कशन आज हुई है, बड़ी बैठक हुई है, उस पर तो हमने बात कर ली। एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है, एक बड़ी बात कही गई है एक बड़ी शख्सियत की जानिब से। जी हाँ, यूरोप में आपको लेकर चलना है। बरतानवी शहज़ादा विलियम ने खला की दौड़ में शरीक जो लोग हैं, जो अफराद हैं, जो ममालिक हैं, उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कहना उनका ये था कि खला की जो सैर व सयाहत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है आप कीजिए, लेकिन ये दुनिया जहाँ आप बसते हैं आपको इसकी भी परवाह करनी चाहिए। बकौल शायर, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, मुझे ज़मीं के मसाइल पे बात करनी है। यहाँ तो मसाइल हल नहीं हो रहे, वहाँ पर वसाइल जो हैं यहाँ के कुछ बचे कुचे वो भी वहाँ जाने पे सर्व किए जा रहे हैं, बजाय कि जो यहाँ मसाइल हैं उन पर अगर वो पैसा लगाया जाए तो बहुत सारी बेटरमेंट आ सकती है। ये बरतानवी शहज़ादे कहते हैं। विलियम क्यों कह रहे हैं, क्या ऐसा भी हुआ है जिन्होंने उनको ये बात कहने पे मजबूर किया, उनके ये बात कहने से क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ये सारी चीज़ें एक पैकेज में हमारे पास एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बरतानवी शहजादा विलियम ने खला की सैर व सियाहत के खां और इंसानों को मरीख पर मुंतकिल करने वाले अरबपतियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि पैसे वाले कामयाब लोगों को चाहिए कि वो सबसे पहले जमीन के मसाइल हल करने पर तवज्जो दें और उसके माहौल को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने के लिए इक़दाम उठाएं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक शहजादा विलियम ने बरतानवी सरकारी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि खला की सैर व सियाहत और दूसरे सैयारों पर इंसानों की मुंतकिली से ज्यादा अहम ये है कि जमीन के मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज की जाए। उन्होंने कहा, जमीन पर मौसमी तगय्युरात के सबब बेचैनी बढ़ रही है, जिससे आने वाली नस्लों को खतरात लाक हैं और उनका मुस्तकबिल चैलेंज से इबारत है। शहजादा विलियम का कहना था कि बात बहुत तकलीफ देह है और बेकरार कर देती है। उन्होंने कहा, कामयाब और बड़े जहन रखने वाले लोग अपने मस्कन जमीन की मुरम्मत और उसके माहौल की बहाली पर तवज्जो दें, न कि जमीन का मुतबादिल ढूंढने पर अपनी तवानाइयां सर्फ करें। शहजादा विलियम का कहना था कि खला की दौड़ और एक दूसरे पर सबकत लेने की रेस को खत्म होना चाहिए। दुनिया के अमीर तरीन आदमी जेफ बेजोस, एलन मस्क और रिचर्ड ब्रांसन पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये पैसे वाले लोग खला के सफर को कमर्शियल करने की दौड़ में एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। बरतानवी शहजादी की तरफ से इन तासुरात का इजहार एलन मस्क के मरीख मिशन और बेजोस के खलाई सफर की इब्तिदा के बाद सामने आया है। एलन मस्क ने गुज़िश्ता साल ऐलान किया था कि वो 2050 तक 10 लाख लोगों को मरीख पर मुंतकिल करेंगे और जेफ बेजोस पहले अरबपति शख्स हैं जो खला का सफर और सैर करके वापस आ चुके हैं। बरतानवी शहजादे ने इंटरव्यू में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें खला की सैर व सियाहत का कोई शौक नहीं है। उन्होंने कहा है कि जमीन पर होने वाली मौसमी तब्दीलियों के असरात से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। 39 साल बरतानवी शहजादा विलियम अपने खानदान की रवायत के मुताबिक माहौल दोस्त हैं। उन्होंने कहा, अच्छी बातों और बेहतर मशवरों से अमली इक़दामात उठाना ज्यादा अहम और जरूरी है।
बिल्कुल जी, जहाँ माहौल की बात हो रही है, जहाँ कुर्राए से मोहब्बत की बात हो रही है, वहाँ हमें ऑस्ट्रेलिया भी बहुत सारे इक़दाम करता हुआ इस बारे में दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज के हवाले से दुनिया में सबसे आगे दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया में एक और चीज़ भी हो रही है, यहाँ सिडनी के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा यालाबारी हो रही है और मुख्तलिफ शहरों में तलबा और तालिबात ने मौसमी तग़य्युरात के हवाले से अभी भी उनको लगता है कि इक़दाम जो हैं वो कम किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इस पर एहतजाज किया है और क्या कुछ हुआ है आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं, आपसे शेयर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में शदीद ज़ालाबारी से घरों और बाहर खड़ी गाड़ियों को बहुत नुकसान हुआ। ज़ालाबारी का तूफान 15 मिनट तक जारी रहा है, जिससे सिडनी के मुज़ाफ़ाती इलाकों में घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए और जमीन जालों से सफेद हो गई। आलमी खबर इदारे के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी महकमा मौसमियात ने ज़ालाबारी के बाद यहाँ शदीद आंधी चलने और बगोलों की वार्निंग जारी की थी, लेकिन अब सिस्टम की शिद्दत में कमी आ चुकी है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ शहरों में तलबा और तालिबात ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि मौसमी तग़य्युरात के हवाले से फौरी इक़दाम की जाएं। आज सैकड़ों की तादाद में तलबा और तालिबात ने स्कूलों से पढ़ाई की हड़ताल करते हुए ऑस्ट्रेलिया के 3 मुख्तलिफ शहरों में मौसमी तब्दीलियों के हवाले से अमली पेशरफ्त करने के लिए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर जमीन को मौसमी तग़य्युरात के असरात से तहफ़्फ़ुज़ देने और उसके माहौल को बचाने के नारे लिखे थे और कुदरती माहौल और फितरत को महफूज रखने के मुतालबात दर्ज थे। मुजाहरे में शरीक एक तालबा का कहना था कि हमने समझा है ये इंतहाई अहम काम है कि मॉरिसन की हुकूमत से अपने मुस्तकबिल के हवाले से अमली इक़दामात उठाने का मुतालबा किया जाए। उन्होंने कहा, अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, अगर आज हमने इस हवाले से कोई पेशरफ्त न की और अमली इक़दामात न उठाए तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। मौसमी तग़य्युरात के वाज़े होने पर असरात का दराक करते हुए दुनिया के कई ममालिक ने 2050 तक अपने यहाँ जहरीली गैसेस के अखराज को सिफर करने के अहदाफ तय कर रखे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कार्बन का अखराज करने वाले बड़े ममालिक में शामिल होने के बावजूद ऐसे अहदाफ तय करने से मुनहरिफ नजर आता है। आज ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर आमादगी का इजहार किया है। ये कॉन्फ्रेंस 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक होगी, जिसमें अमेरिकी सदर भी शिरकत करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया भी 2050 तक कार्बन के अखराज को सिफर करना चाहता है और उन्हें उम्मीद है कि 2030 तक हम जहरीली गैसेस के अखराज में 2005 के मुकाबले में 26% से 28% तक कमी करने में कामयाब हो जाएंगे। रिपोर्ट आपने देखी। अभी आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला के इस्तेमाल में जो बहुत सारी चीज़ें रही हैं, उनमें से 100 चीज़ें जो हैं वो मुंतखब कर ली गई हैं। क्यों मुंतखब की गई हैं? इसलिए की गई हैं कि 11 दिसंबर को ये चीज़ें जो हैं ये न्यूयॉर्क के एक म्यूज़ियम में रखी जाएंगी और जो लोग नेल्सन मंडेला को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो ये चीज़ें इस नीलामी के दौरान ख़रीद सकते हैं। अब जब ये चीज़ें बिकेंगी, इतना ज़ाहिर है जो शौकीन लोग हैं, जो इनकी शख्सियत से मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं, इनके इस तेरे इस्तेमाल चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, तो इससे जो फ़ंड्स हासिल होंगे, जो इतनी बड़ी रकम हासिल होगी, वो कहाँ जाएगी? तो नेल्सन मंडेला की जो फैमिली है उनका ये कहना है कि ये सारी रकम जो है ये एक ऐसे बाग पर खर्च की जाएगी जो नेल्सन मंडेला की याद में बनाया जा रहा है। इस बारे में हमने एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाएंगे। जनूबी अफ्रीका की साबिक सदर और अजीम रहनुमा नेल्सन मंडेला के खानदान ने उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली 100 अशिया की नीलामी का फैसला करते हुए कहा है कि इस नीलामी से हासिल होने वाली रकम को उनकी याद में तामीर होने वाले बाग पर खर्च किया जाएगा। आलमी खबर इदारे के मुताबिक अशिया की नीलामी का इनाकाद 11 दिसंबर को न्यूयॉर्क के एक नीलाम घर में किया जाएगा और हासिल होने वाली रकम जनूबी अफ्रीका के शहर कोनो में ज़ेर तामीर बाग पर खर्च की जाएगी। नेल्सन मंडेला भी इसी बाग में दफन है। नीलाम होने वाली अशिया में अजीम रहनुमा के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले ब्रीफकेसेस, पैंट्स और उनकी मशहूर मादीबा शर्ट्स शामिल हैं। नेल्सन मंडेला की बेटी का कहना है कि ये मुश्किल है, लेकिन मेरे वालिद के पास ऐसी शर्ट्स बहुत तादाद में थीं। उन्होंने कहा, बाग में आने वाले बहुत से लोग यहाँ अपने मसाइल से उकताकर सैर के लिए आते हैं और जाते हुए नेल्सन मंडेला की जिंदगी से कोई सबक लेकर जाते हैं। उनका कहना है कि उनके वालिद मशरकी अफ्रीका में सियाहत के फरोग के लिए काम करना चाहते थे, इसलिए उनकी मौत के बाद
मैं खुद को इस फरीजे को सर अंजाम देने का जिम्मेदार समझती हूँ। उन्होंने कहा बाग की तामीर का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। नेल्सन मंडेला की 10 शर्ट 3 हफ्तों के लिए न्यूयॉर्क के फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के म्यूजियम में रखी जाएंगी। न्यूयॉर्क में वाक़े नीलाम घर के सदर अरलान का कहना है कि मेरे पीछे शोकेस में काली शर्ट नेल्सन मंडेला ने मलका बरतानिया से मुलाकात के दौरान जेब तन की थी। उन्होंने कहा 10 शर्ट्स हमें मंडेला खानदान की तरफ से बराह रास्त भेजी गई हैं। उनका कहना था कि मेरे पास नेल्सन मंडेला की ऐसी शर्ट्स भी मौजूद हैं जिन पर पूरे अफ्रीका का नक्शा बना हुआ है। ये शर्ट्स पहनकर अजीम रहनुमा खुशी महसूस करते थे। नेल्सन मंडेला ने जिंदगी में जेल की सौबतें बर्दाश्त की और जद्दोजहद जारी रखी। वो 95 साल की उम्र में 2013 को जोहान्सबर्ग में वाक़ अपनी रहायश में इंतकाल कर गए। अभी आपको बताएंगे वो बड़ा फैसला जो वेनेजुएला की हुकूमत ने लिया है। फैसला ये किया गया है कि कोलंबिया के सदर को वो आलमी जो फौजदारी अदालत है उसमें लेकर जाएंगे, उन पर मुकदमा चलाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो ये समझते हैं, वेनेजुएला की हुकूमत ये समझती है कि उनके जो 2 तारकीन वतन बच्चे थे उनके कत्ल में कोलंबिया के सदर मुलव्वस हैं। क्यों उन्होंने ऐसा कहा है? उन्हें ये लगता है कि उनके साथ हमेशा से तशद्दुद पसंदाना पॉलिसी जो है वो रवा रखी गई है। क्या डिटेल है, कौन थे ये बच्चे, कब इनको कत्ल किया गया, क्यों कोलंबिया के सदर को अब आलमी फौजदारी अदालत में ले जाया जा रहा है, ये सारी तफसील इस पैकेज में। वेनेजुएला की हुकूमत ने रवां हफ्ते ऐलान किया है कि कोलंबिया की सरहद के करीब 2 बच्चों के कत्ल की पादाश में कोलंबिया के सदर एवन दोगी को आलमी फौजदारी अदालत में लाया जाएगा। वेनेजुएला की तरफ से सरकारी सतह पर ये ऐलान गुज़िश्ता हफ्ते कोलंबिया की सरहद के करीब 2 बच्चों के कत्ल के बाद सामने आया है। कोलंबिया के हुकाम ने वेनेजुएला के इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा है कि उनकी बात में कोई दलील नहीं है। उन्होंने कहा है, हम इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। कोलंबिया की वजारत खारजा ने अपनी बयान में कहा है कि हम इस वाक़या की तहकीकात करवाएंगे और इस जुर्म के जिम्मेदारों को तलाश करेंगे। वजारत खारजा ने मजीद कहा है कि बड़े और बच्चे सब तहफ़्फ़ुज़ के हकदार हैं। आलमी फौजदारी अदालत में जाने वाले किसी शिकायत के लिए दस्तावेजात की छानबीन और प्रोसिक्यूटर ऑफिस के मुताले के बाद फैसला किया जाता है कि इस पर आगे कोई पेशरफ्त होनी है या नहीं होनी। कोलंबिया में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के कमिश्नर ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कोलंबिया के हुकाम से कहा है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाए और इस हवाले से हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। कोलंबिया वेनेजुएला से आने वालों की बड़ी मंजिल बन चुका है। यहाँ 17 लाख वेनेजुएला के शहरी मुकीम हैं, जबकि दोनों ममालिक ने 2019 से एक दूसरे से सिफारती ताल्लुकात खत्म कर रखे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 2219 किलोमीटर की सरहद मौजूद है। दुनिया भर में आज क्या अहम वाक़यात हुए हैं, क्या अहम खबरें थी, सबसे हमने आपको आज के प्रोग्राम में आगाह किया। कल आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद। मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतुल लिल आलमीन या रहमतुल लिल आलमीन।